हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं कि स्टॉक के अंदर डायरेक्टली इफेक्टिवली कैसे एसआईपी करना है। इफेक्टिव का मतलब है कि हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड को बीट करेंगे 1 to 2% ज्यादा गेन कमाएंगे। अब एसआईपी का मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं। एसआईपी का मतलब है कि सिस्टमेटिकली आपको इन्वेस्टमेंट करना है हर महीने। तो मार्केट के अंदर जो फ्लक्चुएशन होते हैं उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग म्यूचुअल फंड के अंदर ही एसआईपी करते हैं। अब म्यूचुअल फंड का एक डिसएडवांटेज ये है कि वहां पे आपको 1% के आसपास का एक्सपेंस रेशियो लगता है अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वहां पे एक्सपेंस रेशियो 2% के आसपास लगता है, जो हर साल लगता रहता है। तो अगर मान लीजिए कि आप 15 साल तक इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका 1% के हिसाब से अगर कंपाउंडिंग करते जाएंगे तो आपका जो रिटर्न है उसमें से 20% तो आपका सिर्फ चार्जेस ही लग गया। और एक दूसरी बात कि यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न है वो डिपेंड करेगा कि आपका फंड मैनेजर किस तरह से आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है। अगर उसका इफेक्टिवनेस कम रहा तो फिर आपका जो रिटर्न है वो अफेक्टेड हो सकता है। तो यही सारी चीज का सोल्यूशन के लिए मैंने स्टॉक एसआईपी का वीडियो बनाया है। तो स्टॉक में एसआईपी करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लगते, क्योंकि आजकल जो ज़ीरोधा जैसे ब्रोकर है वो डिलीवरी पे लगभग नील चार्ज करते हैं। और जब आप डिलीवरी को बेचेंगे फ्यूचर में 10-15 साल के बाद, तब आपको कुछ मिनिमल चार्जेस लगेंगे। तो ये जो पूरा चार्जेस है वो पूरा नेग्लिजिबल टाइप का होगा। तो वैसे ही आपका 20% के आसपास रिटर्न तो यहाँ पे ही बढ़ गया। और साथ में ही हम कुछ स्ट्रेटेजी का यूज करेंगे जिससे आपका जो रिटर्न है वो म्यूचुअल फंड के कंपेरिजन में 1 to 2% ज्यादा बन के आएगा। मतलब कि अगर म्यूचुअल फंड 15% का रिटर्न दे रहा है तो ये स्ट्रेटेजी का यूज करके आप 16-17% का रिटर्न कमा सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको सिखाऊंगा कि स्ट्रेटेजी को कैसे यूज करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, कोई भी म्यूचुअल फंड के अंदर जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो जब हम इंस्टॉलमेंट डालते हैं तो उस टाइम पे जो भी शेयर का पूरा पोर्टफोलियो होगा वो पूरे के पूरे पोर्टफोलियो में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है। तो कुछ कंपनी हायर प्राइस पे ट्रेड कर रही होगी और कुछ कंपनी लोअर प्राइस पे ट्रेड कर रही होगी। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो सभी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी का यूज करेंगे जिससे हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो जो कंपनी लोअर वैल्यूएशन पे चल रही है वहां पे हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन आप सभी को पता है कि सभी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो यहाँ पे हम जो फ्लक्चुएशन है उसका फायदा उठाएंगे और कंपनी जो थोड़ा सा रिट्रेस हुई होगी उसके अंदर हम एसआईपी का इंस्टॉलमेंट करेंगे, और जो कंपनी बहुत ही हायर चल रही होगी उसका इंस्टॉलमेंट हम नेक्स्ट मंथ या उसके नेक्स्ट मंथ करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि कौन कौन से स्टॉक में हम एसआईपी करें। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए रेडीमेड एक पोर्टफोलियो बनाया है। अब ये जो पोर्टफोलियो है वो मैंने डायरेक्टली बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनी का रिसर्च किया और उसमें से जो अच्छे अच्छे स्टॉक थे वो निकाले, और मेरे हिसाब से भी कुछ अच्छे स्टॉक थे, उसका एक पूरा पोर्टफोलियो बनाया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एसबीआई, एक्सिस, आईसीआईसीआई, मीरा एसेट, आदित्य बिरला, एचडीएफसी, ये जो सारी म्यूचुअल फंड कंपनी है वो जिस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो मैनेज करती है वो और उसके अंदर जो सारी कंपनियां है वही सारी कंपनियां मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई की है। तो यहाँ पे ये जो लार्ज करके है यहाँ पे मैंने पूरी ये जो कंपनियां है उसको आइडेंटिफाई की है, और इसका जो एसेट एलोकेशन है वो भी मोर और लेस ये जो म्यूचुअल फंड कंपनियां जिस तरह से मैनेज करती है उस हिसाब से ही मैंने लिया है। तो ये जो पोर्टफोलियो है उसका लिस्ट मैंने ऑलरेडी बनाया है जो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये आपको दो तरीके से मिलेगा। एक तो आपको नोटपैड में इस तरह से मिल जाएगा जिससे आप ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर के अंदर सारी कंपनी ऐड कर सकते हैं, और दूसरा मैं आपको गूगल शीट दे दूंगा। तो ये गूगल शीट का यूज करके आप अपना पूरा पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक गूगल शीट समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी कंपनियां सिलेक्ट की है, तो लगभग 40 कंपनी के आसपास सिलेक्शन किया है। तो यहाँ पे मुझे टोटल अलोकेशन दिख रहा है, और यहाँ पे मेरा जो टारगेटेड अलोकेशन है वो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है 3%, 2%, 7%। तो आप अपने हिसाब से ये अलोकेशन डायरेक्टली ले सकते हैं या फिर अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अब गूगल शीट में मैंने गूगल फाइनेंस की हेल्प से यहाँ पे सारे डेटा ले लिए। तो यहाँ पे आपको करंट मार्केट प्राइस दिखेगा। तो अब मैं आपको स्ट्रेटेजी समझा देता हूँ कि आपको किस तरह से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हर महीने जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उतने अमाउंट का फिक्स ट्रांसफर कर देना है विदाउट एनी डिले। फॉर एग्जाम्पल, आप 10,000 रुपये का एसआईपी करना चाहते हैं तो आपको हर महीने की पहली तारीख, 5 तारीख या 10 तारीख, आप जो भी डिसाइड करें उस दिन आपको अपना जो अमाउंट है उसको ट्रांसफर कर देना है अपने अकाउंट के अंदर। अब ये जो अमाउंट है उसको मैं यूज करना है स्टॉक को परचेस करने के लिए। तो अब बात आती है कि स्टॉक को परचेस कब करना है। तो स्टॉक को परचेस करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है कि आप 200 मूविंग एवरेज को ले लीजिए। यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज को लेना है। अगर आपका स्टॉक 200 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है तो फिर आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप सभी को आसानी रहे इसीलिए मैंने गूगल शीट के अंदर एक इस तरह से कैलकुलेशन करके बना दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जहां पे इन्वेस्ट लिखा हुआ आ रहा है
वो सारे जो स्टॉक है वो अपने 200 DMA से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 200 DMA का मतलब है कि ये जो एवरेज प्राइस है वो लास्ट 200 ट्रेडिंग सेशन की एवरेज प्राइस होगी। तो इसका मतलब है कि लास्ट एक साल के अंदर कंपनी का जो एवरेज शेयर प्राइस रहा है उसके नीचे अगर हमें ये स्टॉक मिल रहा है तो ऑब्वियसली अगर हम नॉर्मल SIP करते तो हम पूरे साल में जितना भी इसका अमाउंट होता उतने अमाउंट पे हम इसको परचेस कर लेते। अब उसको हम हायर पे भी परचेस करते, लोअर पे भी परचेस करते, लेकिन 200 DMA से बेनिफिट ये होगा कि हम जो एवरेज प्राइस है उससे नीचे परचेस कर रहे हैं। मतलब कि ये जो शेयर प्राइस है वो एक साल पहले अवेलेबल थी, वो आज की डेट में भी अवेलेबल है। तो ये हमारा सिंपल मेथड है। दूसरा मेथड है कि कुछ कंपनी ऐसी है कि जो ऑलवेज अपने 200 DMA से ऊपर ही ट्रेड करती रहती है। तो इसीलिए क्या होगा कि आप एक साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आपका जो एसेट अलोकेशन है वो हमने यहाँ पे डिसाइड किया है उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो उस केस में मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप कैसे रिट्रेसमेंट को देख के वो कंपनी में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेथड समझ लेते हैं कि किस तरह से आपको इन्वेस्ट करना है। तो मान लीजिए कि मैं जनवरी 2021 से अपना SIP स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस साल के स्टार्टिंग में पहले मंथ से मैं मेरा SIP स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज समझा देता हूँ कि आपको पोर्टफोलियो भी मैनेज करना है, कि ये जो अलोकेशन है वो कितना हुआ उस हिसाब से आपको पोर्टफोलियो मैनेज करना है। तो मैंने यहाँ पे पोर्टफोलियो वाला एक शीट बनाया है, यहाँ पे सारी कंपनियां ले ली है और आप जो जो क्वांटिटी परचेस करते जाएंगे उसको यहाँ पे एंटर करते जाना है। तो यहाँ पे मैंने एक 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 ऐसा ट्रायल के लिए एंटर किया हुआ था और जो प्राइस पे आप परचेस करते हो यहाँ पे एंटर कर देना है। अब मान लीजिए कि दूसरे महीने आप और एक क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपको एवरेज प्राइस लेना है, ठीक है। आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे तो वहां पे भी आपको एवरेज प्राइस मिल जाएगा। तो एवरेज प्राइस आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। अब ये वाली चीज आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में भी मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने अलग से बनाया है क्योंकि कुछ लोग दो चीजों को कंबाइन करते हैं। जैसे कुछ पैसों से वो ट्रेडिंग करते हैं और कुछ पैसों से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये सारी चीज कंबाइन ना हो जाए इसीलिए आपको एक अलग गूगल शीट मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट होता जाएगा आपको यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करनी है और जो एवरेज प्राइस आपकी बनी है उसको यहाँ पे एंटर करना है और यहाँ पे आपको करंट वैल्यूएशन मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने आपको अलोकेशन के लिए परसेंटेज कैलकुलेट करके दिया है। तो आप यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कितना अलोकेशन है वो देख सकते हैं और करंट वैल्यूएशन के हिसाब से कितना अलोकेशन है वो देख सकते हैं। तो कुछ शेयर के प्राइस बढ़ गई होती है तो यहाँ पे आपका जो करंट अलोकेशन है वो बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नेस्ले का इन्वेस्टमेंट परसेंटेज है वो 31 है, लेकिन अभी करंट जो परसेंटेज है वो 33 है। तो यहाँ पे अलोकेशन बढ़ गया। अगर आप चाहे तो इसको 1-2 साल में थोड़ा बैलेंसिंग भी कर सकते हैं और जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे आप इसको रीबैलेंस करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं सारी जो भी क्वांटिटी है उसको 0 कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरा पोर्टफोलियो में कोई भी शेयर नहीं है। अब हम चालू करते हैं जनवरी से। तो मेरा जनवरी से पहली तारीख से मैं इंस्टॉलमेंट चालू कर रहा हूँ। मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 10,000 रुपये हो गए। मैं 10,000 रुपये से SIP स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जब गूगल शीट ओपन करूंगा तो मुझे यहाँ पे दिखेगा किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करके लिखा हुआ नहीं आ रहा। मतलब कि सारे जो स्टॉक है मेरे वो 200 DMA से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें वेट करना है 200 DMA से नीचे आने तक। अब यहाँ पे मैं 15 जनवरी ले लेता हूँ कि एक महीने के 15 दिन के बाद कोई स्टॉक 200 DMA के नीचे आया कि नहीं। तो यहाँ पे अभी भी कोई स्टॉक नीचे नहीं आया है। अब मैं ले लेता हूँ 31 जनवरी। तो 31 जनवरी को ब्रिटानिया का स्टॉक जो है वो 200 DMA से नीचे आया था। उसके अलावा डॉक्टर रेड्डी और रिलायंस ये 3 शेयर नीचे आए थे। तो मेरा जो 10,000 रुपये का अमाउंट है ये 3 या फिर 2 शेयर आप जो चाहे उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि मैंने ब्रिटानिया का 1 शेयर परचेस किया, 1 शेयर मैंने डॉक्टर रेड्डी का परचेस किया और 1 शेयर मैंने रिलायंस का किया। तो यहाँ पे मुझे ब्रिटानिया का शेयर 3520 में एक क्वांटिटी ले लिया। डॉक्टर रेड्डी का 4450 में मैंने एक क्वांटिटी ले लिया और रिलायंस का शेयर मैंने मान लीजिए 1890 में एक क्वांटिटी परचेस कर लिया, ठीक है। तो मेरा 10,000 रुपये इन्वेस्ट हो गया। यहाँ पे आपको टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी दिखेगा। तो मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। अब जब नेक्स्ट मंथ आएगा तब मुझे वापस से यही प्रोसीजर करना है। आपको मैं एक गूगल शीट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के जरिए दे दूंगा। तो आप यहाँ से गूगल शीट का पूरा डेटा कॉपी पेस्ट करके अपना एक नया गूगल शीट बना लीजिए ताकि आप अपना ये गूगल शीट मेंटेन कर सके। और यहाँ पे मैं जो गूगल शीट आपको प्रोवाइड करूंगा वहाँ पे आप कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब हम लेते हैं फरवरी। तो फरवरी 1 को मेरे पास अलग से 10,000 रुपये आ गए। अब यहाँ पर भी ब्रिटानिया का स्टॉक में ही इन्वेस्ट लिखा हुआ आ रहा है और बाकी डॉक्टर रेड्डी एंड रिलायंस में ही इन्वेस्ट लिखा हुआ आ रहा है।
तो मैं थोड़ा वेट करूंगा कि दूसरे किसी स्टॉक में मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी बैलेंसिंग करना है। जब आप 1-2 साल ऐसा करेंगे तब आपका बैलेंसिंग हो गया होगा, तब आप जब ब्रिटानिया का स्टॉक दूसरी बार भी इस तरह से इन्वेस्ट लिखा हुआ है तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं 15 फरवरी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे और एक अपॉर्चुनिटी मिली MCX में। MCX में 15.35 पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है और बाकी किसी में अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो यहाँ पे मैं MCX का 15.35 पे मान लीजिए कि 6 क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरा जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 19,000 का हुआ है। तो आपका जो सरप्लस अमाउंट है उसको आप नेक्स्ट मंथ भी यूज कर सकते हैं अगर अपॉर्चुनिटी ना मिले तो। अपॉर्चुनिटी ना मिले उसका मतलब है कि मार्केट बहुत ही हाई है, तो इसीलिए आपको कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 28 फरवरी को। अब हमने यहाँ पे 6 क्वांटिटी ऐड कर दी थी, इसलिए हमारे पास अमाउंट बचा नहीं है। अगर आप चाहे तो वहाँ पे 4 क्वांटिटी ऐड करिए और बाकी वेट करिए। अगर वेट करेंगे तो आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में मुझे 28 फरवरी को मिली 2143 के प्राइस पे। तो यहाँ पे मैं 2143 के प्राइस पे 2 क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ। प्रीवियसली मैंने जो 6 किया था उसको 4 कर देता हूँ। ठीक है, तो फरवरी 2 महीने हुए और हमारा जो 20,000 रुपये है वो इन्वेस्ट हो गए। तो इस तरह से आप करते जाइए, तो आपका ये जो पूरा पोर्टफोलियो है वो धीरे धीरे इसमें क्वांटिटी ऐड होता रहेगा। और कुछ कुछ स्टॉक है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर चलते हैं, लेकिन कभी ना कभी तो नीचे आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे HDFC बैंक में आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं कि आज की डेट में कौन कौन से स्टॉक यहाँ पे चल रहे हैं, तो लेकिन मान लीजिए कि अगस्त 25 को मुझे देखना था कि किस किस शेयर में अपॉर्चुनिटी थी, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी कंपनियां भी अपने 200 DMA से नीचे ट्रेड कर रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक, फिर ITC, फिर MCX तो है ही, वर्लपूल, फिर ICICI जनरल इंश्योरेंस, इंडिया मार्ट है, हीरो मोटोकॉर्प, आइसर मोटर, डॉक्टर रेड्डी। तो ये सारी जो कंपनियां वो अपने 200 DMA से नीचे ट्रेड कर रही थी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना पूरा पोर्टफोलियो मेंटेन कर सकते हैं। और जब 1 साल या 2 साल आप ऐसा करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना करंट जो अलोकेशन है वो अभी थोड़ा 17%, 21%, 30% इस तरह से दिख रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 40 कंपनी है। तो आपका जो टोटल अलोकेशन होगा एक कंपनी के अंदर वो लगभग 2.5 के आसपास होगा। और जो अच्छी कंपनी है उसके अंदर हमें थोड़ा ज़्यादा अलोकेशन रखना है। तो ये अलोकेशन किस तरह से हैंडल करना है वो भी मैंने परसेंटेज यहाँ पे दिए है। HDFC बैंक में सबसे हाईएस्ट दिया है, उसके बाद ICICI बैंक में और एक्सिस बैंक में। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज देख के हैरानी होगी, लेकिन एक्चुअल में जो म्यूचुअल फंड कंपनियां है वो भी बैंकिंग सेक्टर में अपना पैसा ज़्यादा रखती है। उसके बाद दूसरा है IT सेक्टर। तो IT सेक्टर में मैंने यहाँ पे इन्फोसिस, TCS वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अलोकेशन दिया है। सिमिलरली रिलायंस है। तो जो अच्छे कंपनी वहाँ पे आपको अलोकेशन थोड़ा ज़्यादा रखना है। तो इस हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका 1-2 साल हो गया लेकिन फिर भी कुछ कंपनियों के अंदर आपका जो क्वांटिटी है वो 0 है, तो उस केस में क्या करना है? तो यहाँ पे मैंने जो भी लिस्ट दिया है उसको आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर ऐड कर लेना है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू में कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये पूरा लिस्ट ऐड किया हुआ है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे पूरी कंपनी आपको सर्च मारनी है। अब जो यहाँ पे 40 कंपनी है उसका लिस्ट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो जो फाइल है उसको आपको पूरा कॉपी कर लेना है, Ctrl+C, और यहाँ पे Ctrl+V कर लेना है और Ctrl+V करके एंटर करना है। तो जितनी भी कंपनी है वो पूरी कंपनी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल यही करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो इंडिकेटर है उसको सेट कर लेना है 200 DMA पे। तो यहाँ पे जो व्हाइट लाइन है वो 200 DMA की लाइन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो HDFC AMC है वो यहाँ पे टच हुआ था, यहाँ पे टच हुआ था। तो यहाँ पे आप अपना इंस्टॉलमेंट डाल सकते थे। अगर मान लीजिए कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही और आपको इन्वेस्ट करना ही करना है, तो आप इस तरह से थोड़ा सा 200 DMA के आसपास हो तभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ कंपनी ऐसी होगी कि जो 200 DMA से ऊपर ही चलती रहती है। फॉर एग्जांपल TCS है, फिर इन्फोसिस है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो लास्ट 1 साल के अंदर 200 DMA के नज़दीक भी नहीं आई है। तो इस केस में आपको अपना परसेंटेज एलोकेशन कैसे सेट करना है कि ये जो कंपनी यहाँ पर रिट्रेस हुई थी तब आप अपना इंस्टॉलमेंट एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कंपनी है वो लगभग 10% के आसपास रिट्रेस हुई थी। तो आपको एक टारगेट बनाना है कि जो अच्छी कंपनियां हैं उसमें अगर 10% का रिट्रेसमेंट आता है तो उसके अंदर भी मैं एक इंस्टॉलमेंट एंटर कर दूंगा। ठीक है, तो आपको इन्फोसिस और TCS में कितनी अपॉर्चुनिटी मिली आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी 10% का एक डाउनवर्ड मूवमेंट आया था, यहाँ पे लगभग 10% का डाउनवर्ड मूवमेंट आया था, और यहाँ पर भी एक
10% का डाउनवर्ड मूवमेंट था। तो इस तरह से आपको जब अपॉर्चुनिटी मिले तब आप अपना इंस्टॉलमेंट एंटर कर दीजिए, तो आपको डायरेक्टली ये 10% का बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर इस तरह से आप अपना एसआईपी करेंगे सिस्टमेटिकली और हर महीने 10-10 हज़ार रुपये डालते जाएंगे, तो ऑब्वियसली आपका जो रिटर्न है वो म्यूचुअल फंड से ज़्यादा ही बनेगा, इसमें कोई गुंजाइश है ही नहीं। अगर आप चाहे तो मेरी सीट का यूज़ करके बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। आप 2018 से पूरा अपना ये जो पोर्टफोलियो है उसको इस हिसाब से यहाँ पे एंटर करते जाइए और पोर्टफोलियो में आप अपना जो एसेट अलोकेशन है उसको मेंटेन करते जाइए और बैक टेस्टिंग करिए। और बैक टेस्टिंग का जो भी रिजल्ट आइए आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। आप मान लीजिए कि 2016 से पूरा डेटा एंटर करिए और इस हिसाब से आप करते जाइए। आपको हार्डली 1 to 2 आवर लगेंगे, लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो मेरा रिटर्न है वो म्यूचुअल फंड से ज्यादा ही बनेगा। आप ये बैक टेस्टिंग करके मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपका जो रिटर्न है वो म्यूचुअल फंड कंपनी से ज्यादा बना के नहीं बना, और बना है तो कितना परसेंटेज ज्यादा बना है, और अगर कम बना है तो भी आप मुझे बताइए ताकि इसके अंदर जो रेक्टिफिकेशन है वो हम कर सके। तो आशा करता हूं कि स्टॉक के अंदर कैसे एसआईपी करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।